आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 171। जय और श्रुति के बीच चल रहा मुकाबला कुछ अजीब सी स्थिति में जाकर खत्म होता है। वहीं जय, श्रुति और सारा जब उस मैदान को छोड़कर जाने ही वाले होते हैं तभी वहीं पर एक व्यक्ति आता है। तुम कमाल के योद्धा हो बच्चे, क्या तुम किसी हंटर टीम के हिस्से हो? वह आदमी आते ही जय से पूछता है। जय उसके सवाल को सुनकर कुछ नहीं कहता और सारा और श्रुति की तरफ देखता है। उसे इस तरह देखकर सारा और श्रुति कुछ कहते उससे पहले ही वह व्यक्ति कहता है, क्या तुम प्रिंसेस की ब्लड लॉर्ड्स हंटर टीम से तो नहीं जुड़ गए हो? अगर ऐसा है तो मैं कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। वैसे मेरा नाम रितेश है और मैं डार्क हंटर दल का मुखिया हूँ। हमारा दल शिकारियों को अपनी आगे की कल्टीवेशन के लिए मदद करता है। इसके लिए उन्हें केवल हमारे द्वारा दिए गए कामों को पूरा करना होता है और उसके बदले में उन्हें संबंधित संसाधन प्रदान किए जाते हैं। जय ने इस तरह के तंत्र के बारे में सुना था। जब वह पहली बार हंटर सिटी में आया था तो उसने सबसे पहले यहाँ की यूनिक प्रक्रियाओं के बारे में जाना था। यहाँ पर बाजार और एक नियमित कार्य प्रणाली के अलावा एक और अलग तरह का तंत्र मौजूद है जो कि हंटर गिल्ड का है। इस सिटी में एक संगठन है जो कि हंटर गिल्ड के नाम से जाना जाता है। ये संगठन अपनी न्यायिक प्रक्रिया में अलग अलग हंटर टीम को नामांकित करता है और उनके मध्य के मामलों को संभालता है। ये हंटर टीम सम्मिलित रूप से शिकार करती हैं और फिर उनसे मिलने वाले संसाधनों को इस हंटर गिल्ड द्वारा बांटा जाता है। ये हंटर गिल्ड सिटी लॉर्ड के अंतर्गत आने वाली संस्था है। हाल के कुछ वर्षों में हंटर गिल्ड की जगह पर साल्वे फैमिली की मशीनरी कंपनी अधिक नाम कमाने लगी है, जिस वजह से सभी हंटर उससे जुड़ना पसंद कर रहे हैं, जो कि साल्वे फैमिली की शक्तियों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन अभी तक सबसे ताकतवर हंटर ग्रुप हंटर गिल्ड के अंतर्गत ही है, जिनमें से एक डार्क हंटर दल है। जय उस आदमी की तरफ देखता है और एक मुस्कान के साथ कहता है, जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मैं किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा समय के लिए नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर वह आदमी रितेश पहले तो थोड़ा हैरान होता है, फिर हंसने लगता है। ये तो बड़े कमाल की बात है। अगर तुम किसी भी टीम के हिस्से नहीं हो तो तुम हमारी हंटर टीम से जुड़ सकते हो। हम अपने किसी भी सदस्य को किसी भी तरह के दायरे में नहीं बांधते हैं। तुम हमारी टीम से जुड़ सकते हो और जब तक तुम्हारे पास हमारी टीम का बैच रहेगा तब तक तुम हमारी टीम के एक सदस्य रहोगे और हमारी टीम की पहचान का लाभ उठा सकोगे। जय ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन वह किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करता और कहता है, मैं आपकी इस सलाह पर जरूरी सोचूंगा, फिलहाल के लिए हमें देरी हो रही है इसलिए मैं माफी चाहूंगा। जय की इस बात पर रितेश कहता है, तुम जितना चाहे उतना समय ले सकते हो, जब भी तुम्हारा हमारे दल से जुड़ने का मन करे तुम आ सकते हो। जय हाँ में सर हिलाता है और फिर श्रुति और सारा के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में श्रुति जय को देखती है और फिर कहती है, तुमने मिस्टर रितेश की बात क्यों नहीं मानी? तुम्हें पता भी है कि डार्क हंटर दल कितना बड़ा और ताकतवर है। हमारे डेमनिक रीजन में फॉलन स्टार पैलेस के बाद डार्क डायमंड दल ही आता है और वह भी अभी ताकत में बढ़ोतरी कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय में ये दल फॉलन स्टार पैलेस से आगे निकल जाएगा। जय फॉलन स्टार पैलेस का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके दिमाग में एक दृश्य घूमता है जिसमें उसकी होने वाली बीवी ने, जिससे बचपन में शादी तय हुई थी, ने उसे अपने पीछे की संस्था के दम पर अपना बर्ताव दिखाया था और उससे रिश्ता तोड़ने के लिए आई थी। स्टार कैचर दल फॉलन स्टार पैलेस का ही एक हिस्सा है जो कि जय की मंगेतर का दल है। जय को फिर जब वे सारी बातें याद आती है तो इस बार वह गुस्सा नहीं बल्कि एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसता है। वह सोचने लगता है कि उसकी फैमिली के असली ताकत के सामने ये संगठन कितनी देर तक टिक जाएगा, 5 मिनट या 10 मिनट। ये सोचकर वह हंसता है। वहीं उसकी हंसी को देखकर श्रुति को कुछ समझ नहीं आता और वह पूछती है, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा? उसकी बात सुनकर जय अपनी सोच से बाहर आता है और फिर कहता है, नहीं वो तो मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ तो तुम क्या कह रही थी कि डार्क डायमंड पैलेस फॉलन स्टार पैलेस की टक्कर का दल है, तो फिर तुमने इस दल को क्यों नहीं जोड़ा? जय के इस सवाल पर श्रुति कहती है, क्योंकि इस दल में केवल ऐसे योद्धाओं को ही एंट्री मिलती है जिसके पास किसी भी तरह की कोई खास काया या फिर खास तरह की प्रकृति न हो, जैसे कि मेरी आइस लॉर्ड्स बॉडी। ये दल केवल उन योद्धाओं को लेता है जो कि बिना इस तरह की ताकत के इस तरह के लोगों को टक्कर दे सकता है। इसी कारण ये दल सबसे छोटा दल है, लेकिन इसका हर एक सदस्य काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर इसके कम सदस्यों की बात न होती तो ये दल कब का फॉलन स्टार पैलेस को पार कर चुका होता। यहाँ पर केवल हंटर सिटी में ही इसकी शाखा है, क्योंकि यहाँ पर इसके सदस्यों को ट्रेन करने के सारे रास्ते हैं, जैसे कि खूंखार और ताकतवर मैजिकल डेमन्स और अन्य जड़ी बूटियाँ। जय सारा की बात को समझ जाता है और फिर इस दल के बारे में सोचने लगता है। वह सोच रहा था कि इस पैलेस का मुखिया कौन होगा जिसने इस सब को अपने दिमाग में भरा।
वह इन्हीं सभी बातों को करते हुए सिटी लॉर्ड पैलेस में पहुंच जाता है, जहां पर खाना खाने के बाद वह अपनी योजना पर अमल करने के लिए हंटर सिटी से निकल जाता है। उसके पास वह नक्शा था जिस वजह से उसे रास्ता भटकने की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली थी। वह जब हंटर सिटी से बाहर निकलता है तो उसके पीछे कुछ काली परछाइयां भी बाहर निकलती हैं जो कि उसके पीछे लगी हुई थी। जय उनको महसूस नहीं कर पाता और वह अपने रास्ते पर चलता जाता है। वह हंटर सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर रुकता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जो कि आसपास में सबसे ऊंचा पेड़ था। वह उसके बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है। इस वक्त उसने काला कपड़ा नहीं पहना हुआ था और वह अपनी सही रूप में आया था। वहीं कुछ देर तक उस पेड़ के ऊपर से आसपास देखने के बाद वह एक छलांग लगाता है और फिर एक दिशा में बढ़ जाता है। कुछ देर तक इसी तरह चलते रहने के बाद वह एक घाटी में आकर रुकता है। वह वहां पर रुककर पीछे देखता है और फिर कहता है, तुम लोग बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हो, तो अब तुम लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। जय के ये कहने पर परछाई में मौजूद वे चारों जो कि अभी तक जय का पीछा कर रहे थे हैरान रह जाते हैं, लेकिन वे सामने नहीं आते क्योंकि यह जय की चाल भी हो सकती थी। शायद उसे उनके बारे में न पता और वह यूं ही अंदाजा लगा रहा था कि जो भी उसके पीछे बाहर आ जाए और अगर कोई भी उसके पीछे न हो तो वह चुपचाप निकल जाए। जय किसी को बाहर ना आते हुए देखकर थोड़ा हंसता है और फिर कहता है, तुम दोनों उस बड़े से पत्थर के पीछे और तुम दोनों उस पेड़ की परछाई में बाहर निकलो। इस बार कोई भी शक की बात नहीं थी क्योंकि जय ने उन सभी की बिल्कुल सटीक जगह बताकर उन्हें बाहर निकलने को कहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जय को इन सभी के बारे में कैसे पता। तो जय ने इन सभी को महसूस नहीं किया था। वह रास्ते में केवल अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ आध्यात्मिक बिंदु बनाते हुए जा रहा था ताकि कोई भी अगर उस दिशा में आता है तो उसे पता चल सके, लेकिन कुछ ही देर वह महसूस करता है कि कुछ लोग उन सभी आध्यात्मिक बिंदुओं को पार कर उसी के पीछे आ रहे हैं। जय यह बात पूरी तरह कंफर्म करने के लिए उस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर रुकने का नाटक भी करता है, लेकिन वे भी रुक जाते हैं और अगले ही पल उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जय इस बात से पूरी तरह यकीन कर लेता है कि वे सभी उसी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वह यूं ही किसी से भी नहीं लड़ सकता था। वह उन सभी की ताकत को पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी सटीक तरह से उपयोग करता है, लेकिन फिर भी उनके कंसीलिंग मेथड को पार नहीं कर पाता। इसलिए उसे रुकना पड़ा। जब वे सभी रुकते हैं तो जय कुछ ही देर में उन सभी की ताकत का पता लगा लेता है। वे सभी धर्म लेवल के 6 से 7 सितारों के बीच के योद्धा थे। इस वजह से जय को उन सभी से कम बचकर निकलने का यकीन हो जाता है और वह ये बहादुरी भरा कदम उठाता है। जय के उनको आवाज लगाने के बाद वे सभी अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और फिर कहते हैं, सिंह फैमिली सच में जीनियस पैदा करती है। उसकी बात सुनकर जय हैरान हो जाता है। उसने अभी तक केवल सिटी लॉर्ड को ही बताया था कि वह सिंह फैमिली से, तो ये कैसे जानते हैं कि जय सिंह फैमिली का योद्धा है। वह पूछता है, तुम लोग कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जय के इस सवाल पर वे सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर जय की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन यंग मास्टर हम ये नहीं कर सकते क्यों, हमें आदेश मिला है आपकी रक्षा करने का। मेरी रक्षा करने का, जय कंफ्यूजन भरे चेहरे के साथ कहता है। जी यंग मास्टर, जय हमें सिटी लॉर्ड ने आदेश दिया है कि आपके साथ साए की तरह रहना है और किसी भी गड़बड़ी पर आपकी रक्षा करनी है और उन्हें खबर देनी है। वह गार्ड कहता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोगों को फिर भी एक परीक्षा देनी होगी। जय कहता है, परीक्षा? कैसी परीक्षा? वही गार्ड पूछता है। हाँ परीक्षा, तुम लोग यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए आए तो मुझे ये देखना होगा कि तुम सच में उस काबिल हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो तुम लोगों को मैं नहीं ढूंढ, तुम लोग छुपकर मेरी रक्षा क्या करोगे। जय कहता है। उसकी यह बात सुनकर वे सभी गार्ड थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं। वे बहुत ही परखे हुए और अच्छी तरह ट्रेन किए हुए योद्धा जो छुपकर हमला करने में माहिर थे, लेकिन यहाँ पर जय ने उन्हें केवल कुछ ही देर में पकड़ लिया था। उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि जय को उनकी जगह के बारे में और उनके पीछा करने के बारे में कब पता चला। उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ता है और कहता है, हम अपनी पिछली गलती के लिए माफी चाहेंगे यंग मास्टर, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आप किस तरह की परीक्षा लेना चाहते हैं। जय कहता है, वही जिसमें तुम लोग माहिर हो। जय की बात सुनकर वे सभी गार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जय की तरफ देखते हैं। वहीं जय सिर्फ एक मुस्कान देता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 172। जय जब अपने पीछे आ रहे योद्धाओं को ढूंढ लेता है तो वे योद्धा खुद को सिटी लॉर्ड द्वारा भेजे गए अंगरक्षक बताते हैं, जो कि जय पर होने वाले हमले को रोकने के लिए सिटी लॉर्ड ने तैनात किए थे। जय ये सुनकर पहले तो हैरान होता, लेकिन जब वह उन सभी के टोकन देखता है जिस पर सिटी लॉर्ड पैलेस की मोहर लगी हुई थी तो वह यकीन कर लेता है, लेकिन वह उन लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता था।
इस वजह से वह कहता है, तुम लोग छुपने में बड़े माहिर हो ना, और छुप कर वार कर तुम अपने से ज्यादा कल्टीवेशन वाले योद्धा को भी हरा सकते हो, तो ये परीक्षा उसी पर आधारित होगी। जय की बात सुनकर वे सभी गार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की राय मानते हैं, जो कि आंखों से आंखों के बीच ही थी। कुछ देर बाद वे जय की तरफ मुड़ते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर, जैसा आप कहें। जय उनकी सहमति को देखकर एक शैतानी मुस्कान दिखाता है और फिर कहता है, तो ये परीक्षा काफी सरल है, तुम लोगों को 1 मिनट के लिए इस जगह पर अपनी आंखें और सेंस को बंद कर खड़ा होना है और मैं जाकर जंगल में छुपूंगा। 1 मिनट बाद तुम जंगल में घुस सकते हो और तुम्हें मुझे ढूंढना है। इस दौरान मैं तुम सभी पर हमला कर तुम लोगों को हरा सकता हूँ। अंत में जो भी अपने काम में सफल होगा उसकी बात मानी जाएगी, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को हराने में सफल हुआ तो तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओगे, और अगर तुम लोग सफल हुए तो मैं तुम लोगों के साथ के लिए तैयार हो जाऊंगा। जय की इस बात पर इस बार उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे सभी छुपकर रहने वाले योद्धा थे और उन्हें छुपने और मारने की सभी तकनीक आती थी। वे सोचते हैं कि किसी भी योद्धा को ढूंढने के लिए उन्हें डिवाइन सन्स में ट्रेनिंग दी गई है, जो कि एक सेंसेस की उन्नत प्रगति के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है। उन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं है, हालांकि पहले जय ने उन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन वह तुक्का भी हो सकता है और उन लोगों की लापरवाही भी। वहीं उन सभी में उनके कैप्टन के पास डिवाइन सन्स भी है, जो कि किसी भी योद्धा को जो उससे कमजोर लेवल पर है और उसके पास एक उसी के जितनी लेवल वाली कंसीलिंग तकनीक है, तो वह उसे ढूंढ सकता है। उसका कंसीलिंग मेथड रैंक 4 पर है। वहीं उसे पूरा यकीन था कि जय के पास इतना ताकतवर कंसीलिंग मेथड होना नामुमकिन है। वह कहता है, जी यंग मास्टर, हम तैयार हैं। जय उनकी सभी सोचों को अच्छी तरह समझ रहा था। वह उन चारों को देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। वह सच में इन लोगों के घमंड को तोड़ना चाहता था, लेकिन ये सब उसके लिए भी आसान नहीं होगा। उसके पास कंसीलिंग मेथड था, जो कि उसकी शक्ति को बहुत ही कम कर उसे एक सामान्य व्यक्ति में बदल सकता था, जिसकी वजह से उसे ढूंढना मुश्किल था। लेकिन इस सब की मदद से उसे पूरा यकीन नहीं था वह उन सभी को हरा पाएगा, इसलिए उसने कुछ और सोच रखा था। वह कहता है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब जाओ और उस तरफ अपनी आंखें और सेंसेस बंद करके खड़े हो जाओ। और हाँ, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं। जो चीटिंग करेगा उसकी शादी नहीं होगी, और जिनकी हो गई है उसकी बीवी उसे तलाक दे देगी। ये सुनकर सभी गार्ड के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं। हमारी बीवियों को बीच में लाना जरूरी था क्या? लेकिन वैसे सच में ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। वहीं उनमें एक क्वारा योद्धा था। वह सोचता है, अरे यंग मास्टर, वैसे भी मेरी शादी नहीं हो रही और आप ये और कह रहे ऐसे कैसे चलेगा? मैं चीटिंग नहीं करने वाला। वहीं जय उनसे ये कहकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे पता था उसके कहने के बाद भी कुछ लोग उसके और पर अपने सेंसे बनाए रखेंगे। वे सभी गार्ड जय का इशारा पाकर एक तरफ मुड़ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उनका कप्तान अपने डिवाइन सन्स को जय पर लॉक कर देता है। जय इस डिवाइन सन्स को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उन लोगों की काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि अगर वे लोग सिटी लॉर्ड पैलेस में काम करते हैं तो उनके पास ये सब तो पहले से ही जानकारी होगी। जय अब उन सभी को दूसरी तरफ मुंह करता हुआ देखकर एक दिशा में चला जाता है। 1 मिनट बाद वे सभी गार्ड अपनी आंखें खोलते हैं और अपने कप्तान की तरफ देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह कहता है, यंग मास्टर, जय बहुत ही तेज हैं, लेकिन उन्होंने हमको कमा लिया है। वे हमें इस खेल में उलझाकर हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये सुनकर बाकी के गार्ड भी जिज्ञासु नजरों से अपने कप्तान की तरफ देखने लगते हैं। उनकी जिज्ञासा को देखकर उनका कप्तान हंसता है और फिर कहता है, वे हमें इस खेल में उलझाकर दक्षिण की तरफ भाग गए हैं और वे हमें पकड़ने के इरादे से कहीं भी नहीं रुके हैं। वे कुछ ही देर में मेरी डिटेक्शन रेंज से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए जल्दी करो, हमें उनका पीछा करना है और इस बार अपनी कंसीलिंग विधि पर ध्यान देना और कोई भी गलती नहीं। उसकी बात सुनकर सभी गार्ड्स हाँ अपना सर हिलाते हैं और फिर अपने कप्तान के पीछे पीछे चल देते हैं। वे दक्षिण दिशा की ओर बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। वहीं उनका कप्तान जय को खुद को कम आंकता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जब जय को पता चलेगा तब उसका क्या होगा, उसके मन में यही चल रहा था। उसके मन में वे सभी प्रतिक्रियाएं चल रही थी जो जय देगा उसे देखने के बाद। वह ये सोचते हुए अपनी गति और भी बढ़ा देता है। वहीं बाकी के गार्ड अपने कप्तान को इतना खुश देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें जय की जगह का पता चल गया है और वे भी खुश हो जाते हैं। वहीं जय की जगह बार बार बदलती है। ये देखकर कप्तान अपनी गति और भी बढ़ा देता है। वह काफी देर तक आगे बढ़ता है। वहीं उसके द्वारा लॉक की गई जय की लोकेशन भी बदलती और आगे बढ़ती रहती है। कुछ समय बाद वह बदलती हुई लोकेशन रुक जाती है और वह आगे नहीं जाती। ये देखकर वह कप्तान खुश हो जाता है कि शायद यंग मास्टर जय थक कर रुक गए होंगे। ये देखकर वह गार्ड और भी खुश हो जाता है।
वह अब जय को सबक सिखाना चाहता था और जय को ढूंढकर बताना चाहता था कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और जय ने अभी तक जो कुछ भी देखा है वह बस एक हिस्सा है, इसलिए किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वे करीब 15 मिनट में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जय की आखिरी लोकेशन डिटेक्ट की थी। वे सभी एक गुफा के सामने खड़े थे जो कि एक पहाड़ के बीच में बनी हुई थी। वह जमीन से करीब 15 मीटर की ऊंचाई पर थी। वह गार्ड जब उस जगह पर पहुंचता है तो सभी से अपने आप को छुपाने की बोल देता है। इसके बाद वे धीरे धीरे उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं। इस बार वे अपने आसपास पूरी नज़र रखते हैं जिस वजह से जय की किसी भी चाल में ना फंसे। वे कुछ ही देर में उस गुफा के द्वार के चारों ओर खड़े थे। तभी कप्तान किसी एक को अंदर जाने का इशारा करता है। उस इशारे को पाकर एक योद्धा उस गुफा में घुस जाता है। कुछ देर बाद वह बाहर निकलता है और उसका चेहरा थोड़ी उदासी से भरा हुआ था। वहीं गार्ड जब उस दूसरे गार्ड को इस तरह बाहर आते हुए देखते हैं तो वे परेशान होकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ जय को, कुछ हो गया है क्या? उसकी बात सुनकर वह गार्ड हंसने लगता है और फिर कप्तान की तरफ मुड़कर कहता है, कप्तान हम यंग मास्टर जय की चाल में फंस गए हैं, वे यहाँ पर नहीं है। ये कहकर वह एक हरित पत्थर की बनी हुई शिला को निकालता है। वह कप्तान उस शिला को देखकर हैरान हो जाता है। वह शिला बिल्कुल जय के समान आभा को रिलीज कर रहा था और इतनी देर से वह जिस आभा को ढूंढ रहा था वह जय की नहीं बल्कि इस पत्थर की आभा थी। वह कप्तान ये देखकर अपना सर खुजाने लगता है और फिर उस गार्ड से पूछता है, लेकिन ये पत्थर यहाँ तक चलते हुए पहुँचा कैसे? वह गार्ड इस सवाल की उम्मीद में था। वह फिर पीछे मुड़ता है और गुफा के अंदर इशारा कर देता है। जब कप्तान गुफा में झांक कर देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। अंदर एक जानवर जिसका शरीर सुअर जैसा था लेकिन वह सुअर से आकार में करीब 3 गुना था, सो रहा था। उस सुअर को देखकर वह गार्ड अंदाजा लगाता है और फिर पूछता है, क्या ये पत्थर इस सुअर से बंधा हुआ था? वह गार्ड हाँ में अपना सर हिलाता है। ये देखकर वह कप्तान अपना सर हिलाता है और फिर एक आन भरते हुए कहता है, सच में यंग मास्टर जय बहुत ही चालाक हैं। उन्होंने हमें चकमा दे दिया और सोचो हमारी यूनिट को बेस्ट स्पाई यूनिट का दर्जा मिला हुआ है। ये सच में मजाक की बात है। चलो अब मालिक से डांट खाने के लिए चलते हैं। वे सभी गार्ड भी आन भरते हैं और अपने कप्तान के पीछे पीछे चल देते हैं। वहीं उस जगह से करीब 50 मी की दूरी पर एक परछाई पेड़ों में इधर उधर कूदती हुई एक तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह सोचता है, वे सभी गार्ड अभी तक मेरे पीछे नहीं आए, इसका मतलब हुआ कि वे मेरी योजना के शिकार हो चुके हैं और अब तक तो उस जानवर के पीछे बहुत ही दूर निकल गए होंगे। ये सोचते हुए उसकी मुस्कान और भी तेज हो जाती है। तुम लोगों खुद को बहुत ही बड़े जासूस समझते थे ना? ये पाठ तुम लोगों को याद दिलाएगा कि खुद को कभी भी जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। ये कहते हुए वह अपनी गति को बढ़ा देता है और उत्तर दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं करीब 10 मिनट तक आगे बढ़ते रहने के बाद वह एक जगह पर आकर रुकता है। वह एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ता है और सामने का नज़ारा देखता है। अपने सामने का नज़ारा देखने लगता है। करीब 2 मिनट तक ये सब करने के बाद वह कुछ सोचता है और फिर कहता है, वह जगह यही होनी चाहिए। वह ये सोचते हुए अपने आसपास देखता है और फिर कुछ सोचने लगता है। वह कई बार अपनी आंखें बंद करता है और फिर खोलता है और आसपास की जगहों को देखता है। ऐसा वह करीब 10 से 15 मिनट तक करता है। वह बहुत ही गहन सोच में था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने सारे ज्ञान को खगोल रहा हो। फिर करीब 1 से 2 घंटे बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिर वह एक पहाड़ की तरफ बढ़ जाता है और वहां पर मौजूद गुफा में घुस जाता है। वहीं जय की वर्तमान जगह से करीब 80 मी दूर एक कमरे में जिसमें पूरी तरह सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, 4 लोग अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उनमें से एक कहता है, हम असफल रहे, और इसके बाद वह पूरी गाथा सुना देता है जो उनके और जय के बीच हुआ। ये सुनकर उनके सामने एक सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी हंसता है और फिर कहता है, क्या उसने तुम लोगों को चकमा दे दिया? सच में वह उसी इंसान का बेटा है। तुम लोग जा सकते हो और जैसे ही वह सिटी में वापस आए मुझे खबर करना। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 173। जय का पीछा करने वाले लोग वापस जाकर सिटी लॉर्ड को अपने असफल होने की खबर देते हैं, जिस पर सिटी लॉर्ड अपना माथा हिलाते हैं और मन ही मन आन भरते हुए मुस्कुराते हैं। सच में ये तुम्हारा ही बच्चा है। वह उन गार्ड्स को वापस भेजकर जय के वापस आने पर नजर रखने की बोल देता है और फिर कहीं पर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर जय पूरे दिन अपने काम में लगा रहता है और फिर रात के समय वह बाहर आता है और एक दिशा में बढ़ जाता है। वह जिस दिशा में बढ़ा था वह पूर्व दिशा थी। वहां पर सामने कुछ भी नहीं था सिवाय एक ऊंचे से पहाड़ के। लेकिन जय उस पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहा था। वह उस पहाड़ के सबसे निचले हिस्से पर आता है और कुछ खोजने लगता है।
वह उस पूरी पहाड़ी के निचले हिस्से को ध्यान से देखता है और अपनी फेरी आइस का इस्तेमाल भी करता है। करीब 1 से 2 घंटे तक ढूंढते रहने के बाद वह एक जगह पर आकर रुकता है और फिर कहता है, मिल गई। उस नक्शे के हिसाब से यही वह जगह होनी चाहिए जहां पर उस खुफिया सुरंग का मुंह है। जय उस जगह और भी गौर से देखता है और फिर उस सुरंग के दरवाजे को ढूंढ लेता है। वह एक बड़ी सी चट्टान के सामने आ जाता है जिसके आसपास कई सारे चट्टानें मौजूद थी, लेकिन वे सभी चट्टानें जय के सामने वाली चट्टानों से छोटी थी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी जानकारी के उन चट्टानों को देखता तो उन्हें वे सामान्य ही लगती। जय उन चट्टानों को देखकर पहले ही अनुमान लगा चुका था कि वे चट्टानें भले ही ऐसे दिख रही हो मानो यूं ही पड़ी हुई हैं, लेकिन वे इस तरह की हैं नहीं। वे सभी एक फॉर्मेशन का निर्माण कर रही थी जो उस चट्टान को मजबूती दे रही थी। अगर कोई शक्ति रैंक या महाशक्ति रैंक का योद्धा भी उस फॉर्मेशन को हटाए बिना उस चट्टान को नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी शक्ति उस चट्टान को केवल खरोंच ही पहुंचा पाएगा। जय को भी पता था कि वह अपनी वर्तमान ताकत से उस पत्थर को हिला भी नहीं सकता, लेकिन फिर वह एक कोशिश करता है। वह अपनी पूरी ताकत को लगाकर उस चट्टान को धक्का देता है, लेकिन वह चट्टान कंपन भी नहीं करती। जय ये देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। वहीं गॉडफादर, जो कि अब तक नींद से जाग गए थे, ये देखकर बाहर आ जाते हैं और जय पर हंसने लगते हैं। जय उनकी हंसी को सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, आप मुझ पर हंसने के लिए आप तुरंत जाग गए। वैसे भी मैं इसे धक्का मारकर बस देख रहा था, अपनी ताकत का घमंड नहीं कर रहा था। जय की बात सुनकर गॉडफादर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, जैसे कि घमंड करने लायक ताकत तुम्हारे पास है। जय गॉडफादर की बात सुनकर और भी चिढ़ जाता है और फिर कहता है, अब तो मैं इस पत्थर को हिलाकर ही रहूंगा, वरना मैं यहाँ से चिगूंगा नहीं। ये कहकर वह फिर से अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट कर देता है। उसके सर के पीछे इंपीरियल ब्लू व्हील आ जाता है जो कि उसकी ताकत को और भी बढ़ा देता है। वहीं गॉडफादर जय को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें सोए हुए अभी 10 से 15 दिन ही हुए होंगे, लेकिन इस लड़के की ताकत फिर से बढ़ गई। वे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जय को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, जय का टैलेंट उस जगह के योद्धाओं को टक्कर देने के काबिल है। जय वहीं अपना पूरा ध्यान उस पत्थर पर कर चुका था, इस वजह से वह गॉडफादर के चेहरे को नहीं पढ़ पाता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बस हल्के से कंपन पैदा होते हैं। ये देखकर गॉडफादर और भी हैरान हो जाते हैं। ये फॉर्मेशन किसी वीर रैंक के योद्धा को कुछ समय के लिए रोकने के लिए बनाई जाती है, तो महाशक्ति और उससे नीचे के योद्धा तो इसे तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन जय ने इस पत्थर में कंपन पैदा कर दिए। ये सच में बहुत ही बड़ी बात थी। गॉडफादर जब इस चीज का अनुमान लगाते हैं तो वे पाते हैं कि जय की ताकत किसी शक्ति रैंक के योद्धा जितनी हो चुकी है। वे जय को देखते हैं और अपने उस फैसले पर खुश होने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जय का इस सब में से किसी भी चीज पर ध्यान नहीं था, वह तो उस पत्थर को हिलाने में लगा हुआ था। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जिस वजह से उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही ऊर्जा पर बहुत ही दबाव पड़ रहा था, लेकिन ये दबाव नुकसानदेह होने की बजाय बहुत ही फायदेमंद था। इस दबाव की वजह से उसकी एनर्जी बहुत ही शुद्ध अवस्था धारण कर रही थी, और जितनी एनर्जी शुद्ध होती है उतनी ही उसकी ताकत दूसरों से अधिक होती है। इस चीज को एक ऐसे यंत्र की मदद से समझ सकते हैं जिसमें 2 धागे लगे हुए हैं, लेकिन एक धागा किसी 200 किलो तक की चीज को खींच सकता है तो दूसरा धागा केवल 100 किलो की चीज को ही सह सकता है, जबकि दोनों एक ही यंत्र के हिस्से हैं। उसी तरह अगर कोई ऊर्जा किसी 100 किलो की चीज को उठा सकती है तो जय की शुद्ध ऊर्जा 200 किलो की चीज को उठा सकती है। ये केवल एक उदाहरण था। गॉडफादर जय के इस काम को देखकर थोड़ा सोचते हैं और फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हैं। वहीं जय को उस पत्थर को हिलाना था। वह अपनी ताकत की सीमाओं से बाहर निकलता है और उस चट्टान पर और भी बल लगाने लगता है। इस वक्त उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। वह पिछले आधे घंटे से उसी चट्टान को हिलाने में लगा हुआ था, जिस वजह से उसकी सारी आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वहीं जब गॉडफादर जय की उस हालत को देखते हैं तो वे उसे रोकने जाने ही वाले होते हैं कि वे कुछ महसूस करते हैं। उन्होंने जो भी महसूस किया था उसे महसूस कर वे हैरान और खुश दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। जय, जो कि पिछली 30 मिनट से उस चट्टान को हिलाने में लगा हुआ था और जिसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, वह अचानक से एक एनर्जी के धमाके के साथ टूट पड़ता है। जय ने फिर से अपनी शारीरिक क्षमता को पार कर लिया था, जो कि उसने अभी 2 दिन पहले ही किया था। वह बॉडी कल्टीवेशन में धर्म स्टेज के 8वें सितारे पर पहुंच गया था। वहीं आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन वह पहले से काफी ज्यादा शुद्ध हो जाती है। गॉडफादर जब जय के इस बढ़त को देखते हैं तो वे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, इस तरह तुम जल्द ही शक्ति रैंक का शरीर हासिल कर लोगे, लेकिन फिर भी तुम इस पत्थर को हिलाने के बारे में भूल जाओ। उन्होंने उस पत्थर को इसलिए शामिल किया था क्योंकि वह पत्थर जय को आगे अपनी सीमाओं को पुश करने में मदद कर रहा था।
वहीं गॉडफादर की सोच के अनुसार जय फिर से चिढ़ जाता है और गॉडफादर की बात का जवाब दिए बिना उस पत्थर पर और भी ज्यादा ताकत लगाने लगता है। अब वह आगे ब्रेक थ्रू तो नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपनी वर्तमान ताकत को अपनी वर्तमान स्थिति में और भी मजबूत बना सकता था। जय अपनी जिद में लगा रहता है और गॉडफादर पास में ही जय को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, साथ ही वे उस फॉर्मेशन को भी समझते हैं। वे उस फॉर्मेशन को पूरी तरह समझकर उसे हटाने की व्यवस्था में लगे हुए थे, क्योंकि जय चाहकर भी अभी उस फॉर्मेशन को नहीं हटा सकता था। इसी तरह करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। इस वक्त गॉडफादर का ध्यान जमीन में होने वाला एक कंपन खींचता है और साथ ही आसपास के वातावरण के तापमान में होने वाला परिवर्तन भी उनके ध्यान को खींचता है। जब वे जय की तरफ देखते हैं तो जय के आसपास ऊर्जा, जो कि 5 तत्वों से मिलकर बनी थी, का एक बवंडर बना हुआ था, जिसमें 5 तत्व एक दूसरे के साथ सामंजस्य में थे। ये देखकर वे और भी हैरान हो जाते हैं। जय ने उस पत्थर को हिला दिया था, लेकिन जय एक अलग परिस्थिति में था। उसे अपने आप का बिल्कुल भी होश नहीं था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए उसी जगह पर खड़ा हुआ था। जय को इस तरह देखकर गॉडफादर मन ही मन कहते हैं, ये तो ज्ञान समाधि है, जिसमें पहुंचने के लिए योद्धा और कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर तरसता है, और फिर भी कुछ ही लोग हैं जो कि इस प्रकार की समाधि में जा सके हैं। लेकिन ये आसपास का ये तूफान क्या है, और ये मेरी स्काई फ्लैम को भी कंपन करने पर मजबूर कर रहा है। सच में गॉडफादर की आत्मा में मौजूद स्काई फ्लैम इस वक्त वाइब्रेट कर रही थी, मानो वह किसी टक्कर की चीज से मिल रही हो। लेकिन कुछ ही देर बाद वे कंपन बंद हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़े कंपन भी गॉडफादर से छुपे हुए नहीं थे। वे जय की तरफ देखते हैं और उसके जागने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं जय एक अलग ही स्थिति में था। वह अपने साथ होकर भी नहीं था। वह इस वक्त अपना दिमाग को पूरी तरह हल्का महसूस करता है। वह दुनिया की सारी चीजों को समझने के काबिल हो गया था। वह 5 तत्वों को महसूस कर पा रहा था। इसके साथ ही वह 3 अन्य ऊर्जाओं को भी महसूस कर पा रहा था, लेकिन अभी वे ऊर्जा उसकी पहुंच से दूर थे। वह फिलहाल उन 5 तत्वों से अपने शरीर को और भी मजबूत करना शुरू करता है। वह बॉडी कल्टीवेशन में धर्म स्टेज के 8वें सितारे पर था, लेकिन उसका बॉडी कल्टीवेशन किसी भी खास तरह की एनर्जी से बना हुआ था, जिससे उसे आगे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जय के पास सुनहरा अवसर था। इस खामी को दूर करने के लिए वह उन 5 तत्वों की मदद से अपने शरीर की ऊर्जा को भरने लगता है, और पहले बिना किसी खास एनर्जी वाली ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगती है, और ये नई ऊर्जा बहुत ही तेजी से उसके शरीर में प्रवेश करने लगती है। ये प्रक्रिया करीब 5 घंटों तक चलती है। इस दौरान जय का बॉडी कल्टीवेशन बिल्कुल शून्य पर पहुंचकर वापस से धर्म स्टेज के 5वें सितारे पर आ जाता है, लेकिन यह इससे आगे नहीं बढ़ता। जाहिर सी बात है, यह ऊर्जा की कमी की वजह से हुआ था। लेकिन ये 5 सितारे उसके पहले 8 सितारों से मजबूत थे। वह अपने पिछले रूप को अब अपने 5 सितारों वाले कल्टीवेशन से हरा सकता था। उसका शरीर पहले कई गुना मजबूत हो जाता है, और साथ ही आसपास की ऊर्जा के साथ और भी तालमेल बैठाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी कंसीलिंग विधि और भी मजबूत हो जाती है, और अब कोई महाशक्ति रैंक का योद्धा ही उसके लेवल को देख सकता है। जय ये सोचते हुए खुश हो जाता है। वह अब अपनी उस दशा से बाहर निकलता है और अपने सामने उस बड़े से पत्थर को देखता है। वह उस पत्थर को देखकर एक चौड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है, और फिर गॉडफादर की तरफ मुड़ जाता है और पूछता है, क्यों गॉडफादर, मैं तो इस पत्थर को हिला भी नहीं पाऊंगा, तो फिर अब क्या? मैंने तो इस पत्थर को हिला दिया, अब आप मुझे क्या इनाम देने वाले हैं? उसकी बात सुनकर गॉडफादर अपना गला साफ करते हैं और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले इस ट्रेजर हंट को खत्म तो कर लो। और भले ही तुम्हारा शरीर पहले से मजबूत हो गया हो, लेकिन अभी भी तुम उतने काबिल नहीं हुए हो कि तुम। लेकिन इससे आगे वे कुछ कहते एक धमाका सुनाई देता है। गॉडफादर और जय दोनों ही उस दिशा में देखते हैं। जय जब उस दिशा में देखता है तो वह एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव को आता हुआ महसूस करता है। गॉडफादर एक शील्ड बनाकर उसे बचाते हैं। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 174। अभी तक हमने पढ़ा कि जय गॉडफादर की बातों से चिढ़कर उस फॉर्मेशन से जुड़े पत्थर को हटाने में लग जाता है। वहीं गॉडफादर भी उसे जिज्ञासु भरी नजरों से देखते रहते हैं। अंत में जय उस पत्थर को हिलाने में कामयाब रहता है। भले ही वह उस पत्थर को केवल 1 इंच हिला पाया हो, लेकिन वह पत्थर किसी भी रैंक के योद्धा को रोकने के लिए रखा गया था, और जय अभी धर्म रैंक का योद्धा है, इसलिए उसके लिए इस पत्थर को हिला पाना भी यह साबित करता है कि वह किसी शक्ति रैंक के योद्धा से टक्कर ले सकता है। जय उस पत्थर को हिलाने के दौरान एक विशेष स्थिति में चला जाता है, जहां पर उसका मन और मस्तिष्क एक अजीब मुद्रा में पहुंच जाते हैं। ये ज्ञान समाधि है। इस तरह की समाधि का हासिल करने के लिए योद्धा न जाने क्या क्या करते हैं, और जय इस समाधि में यूं ही घुस गया। गॉडफादर भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही वे अपने शिष्य के लिए खुश भी होते हैं।
वहीं जय उस मुद्रा में रहते हुए अपनी बॉडी कल्टीवेशन को वापस से शून्य पर लाकर उसे पंच तत्वों की ऊर्जा से फिर से कल्टीवेट करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी कल्टीवेशन गिरकर धर्म स्टेज के 5वें सितारे पर आ जाता है, लेकिन उसका शरीर पहले से भी मजबूत हो गया था। गॉडफादर जय के पास आकर उससे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल उन दोनों को एक धमाका सुनाई देता है। इस धमाके की वजह से एक बहुत ही खतरनाक ऊर्जा की तरंग चारों ओर फैल जाती है। ये जय की तरफ भी बढ़ती है, लेकिन गॉडफादर एक सुरक्षा कवच बनाकर जय को बचा लेते हैं। वे दोनों अब उस दिशा में देखते हैं जहां से ये ऊर्जा की तरंग आई थी। इस वक्त गॉडफादर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह जय की तरफ देखता है और फिर कहता है, चलो एक वीर रैंक के योद्धा की लड़ाई देखनी है। जय ये सुनकर हैरान हो जाता है, फिर वह उत्साहित होकर कहता है, क्या वीर रैंक का योद्धा? मतलब ये जो अभी ऊर्जा की तरंग आई थी वह वीर रैंक के योद्धाओं के टकराने की वजह से आई थी। गॉडफादर जय की बात का जवाब नहीं देते, बस उस दिशा में देखने लगते हैं। वे फिर जय की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारा शरीर अब मेरी 20% शक्ति को झेलने लायक हो गया है, मतलब हम उस जगह से सही सलामत वापस आ सकते हैं। इसलिए वहां पर जाने में कोई भी परेशानी की बात नहीं है, और मैं भी देखना चाहता हूं कि इस डेमनिक फॉरेस्ट में ऐसा कौन सा जानवर है जो वीर रैंक पर है और इतने बाहरी इलाके में रहता है। जय भी समझ जाता है कि आज वह एक शानदार मुकाबला देखने जाने वाला है। वह तुरंत हाँ में अपना सर हिला देता है। ये देखकर गॉडफादर एक सफेद और बहुत ही हल्के नीले रंग की ऊर्जा में बदलकर जय के शरीर में समा जाते हैं। ऐसा होते ही जय हवा में उड़ने लगता है, उसकी आंखें सफेद और नीले रंग की रोशनी से जलने लगती हैं और उसके बाल पूरी तरह सफेद हो जाते हैं। उसके सर पर एक निशान बन जाता है जो कि किसी ज्वाला की तरह दिख रहा था। जय अब अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसकी नज़र अपने नीचे पड़ती है तो वह हैरान हो जाता है। वह हवा में खड़ा था। वह उड़ना तो पहले भी महसूस कर चुका था, लेकिन ये उड़ना नहीं था। दरअसल हर शुरुआती रैंक की अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर योद्धा अपने शरीर को ट्रेन करता है। यही रैंक है जहां से योद्धा अपनी कल्टीवेशन की दिशा को तय करता है। वह बॉडी कल्टीवेटर बनना चाहता है या फिर एसेंस कल्टीवेटर। दूसरी रैंक स्पिरिट गैदरिंग है, जहां पर योद्धा पहली बार अपने शरीर में ऊर्जा को धारण करता है और अपनी एनर्जी या फिर बॉडी कल्टीवेशन के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है जो कि बाहर से ऊर्जा लेकर उसके शरीर या फिर उसकी एनर्जी को मजबूत बनाता है। इसी कारण इस जगह पर एक कल्टीवेशन मेथड की जरूरत होती है जो कि उस ऊर्जा तंत्र को बनाने में मदद करता है। और जय का कल्टीवेशन मेथड इस तरह का है कि वह किसी भी ऊर्जा को किसी भी रूप में धारण कर सकता है और उसके शरीर में मौजूद वह तंत्र उस ऊर्जा को उसके शरीर में सही रूप से व्यवस्थित तरीके से फैलाएगा। तीसरी रैंक धर्म रैंक में व्यक्ति सही मायने में अपने रास्ते पर चलना शुरू होता है। जैसे कि बॉडी कल्टीवेटर ऊर्जा की मदद से अपने शरीर को मजबूत करना शुरू करता है, वहीं एनर्जी कल्टीवेटर ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। शक्ति रैंक पर योद्धा को प्राकृतिक ऊर्जा समझ में आती है और वह एनर्जी की विंग बनाकर हवा में उड़ सकता है। महाशक्ति रैंक के योद्धा को उन विंग्स की जरूरत नहीं होती और वह वैसे ही उड़ सकता है। उनकी प्राकृतिक शक्तियों की समझ शक्ति रैंक के योद्धा से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। वह स्पैश के लॉ को भी थोड़ा बहुत समझ जाता है, जिससे स्पैश में छुपने वाले योद्धाओं को वह ढूंढ सकता है। वीर रैंक का योद्धा स्पैश को और भी अच्छे तरीके से समझ सकता है और स्पैश पर खड़ा हो सकता है। वह स्पैश में यात्रा भी कर सकता है। इसके आगे के लेवल पर स्पैश लॉ की समझ बढ़ती रहती है। जय अभी स्पेस पर खड़ा था और वह आसपास के स्पेस को भी अच्छी तरह समझ पा रहा था। ये देखकर वह सच में हैरान हो जाता है। वह गॉडफादर से पूछता है, गॉडफादर क्या ये आपकी केवल 20% ताकत है? जय की बात सुनकर गॉडफादर कहते हैं, हाँ, ये मेरी केवल 20% ताकत है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल पर था। जय अब आगे कुछ नहीं पूछता। वह गॉडफादर की शक्तियों को इस्तेमाल कर हवा में पहुंच जाता है और फिर स्पेस में घुसने ही वाला होता है कि गॉडफादर उससे कहते हैं, नहीं जय, अभी तुम स्पेस में नहीं जा सकते। भले ही तुम्हारा शरीर मजबूत है, लेकिन वह अभी केवल शक्ति रैंक को ही टक्कर दे सकता है और स्पेस ऐसी जगह है जहां पर अगर शक्ति रैंक के योद्धा से भी लापरवाही हुई तो वह मारा जाएगा। इसलिए तुम्हें यूं उड़कर ही जाना होगा। उस जगह पर जाकर तुम स्पेस में छुप सकते, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ, मैं अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें ही इन शक्तियों को काबू करना होगा। इसके बाद वे थोड़ी देर रुकते हैं और फिर कहते हैं, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इन शक्तियों को समझो, जिससे अगर भविष्य में तुम्हारा सामना किसी भी रैंक के योद्धा से हो तो तुम भागकर निकल सको। जय इस पर हाँ में सर हिलाता है और गॉडफादर के कहे अनुसार उड़कर ही उस तरफ जाने लगता है। उसकी गति बहुत ही तेज हो गई थी, जिस वजह से उसे अपने आप को संभालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह थोड़ी ही देर में संभल जाता है। वहीं उसके सामने से धमाकों की आवाज अब तेज हो गई थी।
जय समझ गया था कि युद्ध शुरू हो चुका है। वह अब अपनी गति बढ़ा देता है और तेजी से उस दिशा में जाने लगता है। इस वक्त जंगल के ऊपर हवा में दो आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। इसमें से एक आकृति किसी लड़की की थी। जब हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक पारदर्शी पर्दे जैसा मास्क लगा हुआ था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई भी भाव नहीं थे। उसके एक हाथ में तलवार थी जो कि नीले रंग से चमक रही थी। वहीं उसके आसपास बहुत सी पानी की बूंदें थी। उसकी आंखों में बहुत ही गहरा मारक भाव छिपा हुआ था। वह इसी मारक आभा के साथ अपने सामने खड़ी आकृति को देख रही थी। उसके सामने करीब 30 कदमों की दूरी पर एक और आकृति खड़ी हुई थी जिसका पूरा शरीर एक हरे और काले कवच से ढका हुआ था जो कि उसी के शरीर का हिस्सा था। उसके हाथों पर किसी सांप की त्वचा पर होने वाले स्कैल्प जैसी संरचना बनी हुई थी जो कि उसके शरीर को पूरी तरह ढके हुए थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था। उसका नाक जरूरत से ज्यादा आगे थी और उसकी जीभ किसी सांप की जीभ की तरह थी। उसके बाल उसके कंधे तक थे। वह किसी इंसान की आकृति में था लेकिन वह इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने सामने खड़ी हुई उस लड़की को गुस्से में देखता है और फिर कहता है, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजा के इलाके में आकर बिना इस राजा की अनुमति के कोई भी चीज उठाने की। वह लड़की उस अजीब से दिखने वाले आदमी की तरफ देखकर कहती है, इलाका हूँ, मेरे लिए कोई इलाका मायने नहीं रखता और जो चीज मैंने ले ली वह मेरी है। अगर तुम में हिम्मत है तो इसे वापस ले लो वरना जाओ जाकर अपना काम करो और इस राजकुमारी का समय बर्बाद मत करो। हा 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 हा। इस राजा से पहली बार किसी ने इस अंदाज में बात की है। बच्ची मैं तुम्हारा अब क्या हाल करने वाला हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी खाल को खींचकर उसके कपड़े बनाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी त्वचा बड़ी ही कोमल दिख रही है। वह अजीब व्यक्ति पागलों की तरह हंसते हुए कहता है। उषा की बात सुनकर उस लड़की की आंखों में भरी मारक आभा और भी मजबूत हो जाती है और वह कहती है, भले ही तुम मुझसे ताकतवर हो लेकिन अभी जो बात तुमने कही है उसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए वह लड़की एक मंत्र बुदबुदाने लगती है और उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जय जो कि उनसे एक सुरक्षित दूरी पर खड़ा था ये देखकर हैरान हो जाता है। वह गॉडफादर से पूछता है, गॉडफादर ये उस लड़की की शक्ति अचानक से बढ़ कैसे रही है। गॉडफादर जय की बात सुनकर कहते हैं, ये बूस्ट अप तकनीक कहलाती हैं। बड़े बड़े सेक्ट और क्लैंस के पास ऐसी तकनीक होती हैं। वे इन तकनीकों का इस्तेमाल अपनी ताकत को थोड़े समय के लिए बढ़ाने के लिए करते हैं। इन तकनीकों से कुछ समय के लिए योद्धा अपनी असली कल्टीवेशन से ऊपर के लेवल पर पहुंच जाता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है लेकिन बाद में वह बहुत ही कमजोर अवस्था में पहुंच जाता है जो कि कुछ समय के लिए रहती है। ये सुनकर जय की आंखें चमक जाती है और वह तुरंत एक भोली सी शकल बनाते हुए गॉडफादर की तरफ देखने लगता है। गॉडफादर उषा की तरफ देखते हैं और गुस्से में कहते हैं, ऐसी शकल बनाने की जरूरत नहीं है, जब समय आ जाएगा तब मैं तुम्हें अपने आप सिखा दूंगा। ये सुनकर जय तुरंत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे गॉडफादर सबसे बेस्ट। हाँ मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, अभी लड़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर अब जय भी अपना ध्यान लड़ाई पर ले आता है। वह उस तरफ देखता है जहां पर वह अजीब सा इंसान खड़ा हुआ था। इस वक्त उसके भाव में बहुत ही गंभीरता आ गई थी। वह कहता है, बच्ची तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की किसी तकनीक का इस्तेमाल कर तुम मुझसे बच जाओगी। उसकी बात सुनकर वह लड़की कहती है, वो तो देखा जाएगा, अभी तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ रेंगने वाले कीड़े। उस लड़की को खुद को रेंगने वाला कीड़ा कहते हुए देखकर उस आदमी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजा की इस तरह बेइज्जती करने की। अब तुम्हें इस राजा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए वह एक बहुत ही भयानक एनर्जी के साथ विस्फोट होता है और उसका शरीर बदलने लगता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 175। जय के सामने एक सुंदर लड़की और एक अजीब सा इंसान हवा में खड़े हुए थे जो कि वी रैंक के योद्धा थे। वह लड़की किसी तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी शक्ति को बढ़ा लेती है और वही सामने वाला अजीब इंसान जो कि केवल इंसानी रूप में था लेकिन वह इंसान नहीं बल्कि एक सांप था। वह एक भयानक एनर्जी के साथ विस्फोट होता है और उसका मानवीय शरीर बदलने लगता है। सबसे पहले उसका निचला हिस्सा एक पूंछ में बदलता है और उसका ऊपर शरीर एक सांप के फन के रूप में बदल जाता है। ये फन किसी सामान्य सांप की तरह नहीं था बल्कि इसके फन के पीछे दो पंख बने हुए थे जो एनर्जी से बने थे। ये पंख आसपास की एनर्जी को बड़ी ही तेजी से अवशोषित कर रहे थे। इस सांप को देखकर जय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का विंग स्नैक है। ये प्रजाति एक बहुत ही कम जनसंख्या की जाति है और इसका कारण है इस जाति के जानवरों की कम प्रजननशीलता और उनका घमंड जो कि हर किसी को अपना दुश्मन बना लेता है। ये सांप एक राजा की तरह रहना पसंद करते हैं।
ये सांप अपनी उन विंग्स के लिए बहुत ही विख्यात है जो कि आसपास की एनर्जी को एक बहुत ही तेज गति से अवशोषित करते हैं। ये विंग्स एक खास तरह का उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि एक रैंक 7 की पिल बनाने में जरूरी है। जय इस प्रकार के सांप को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। वह अपने मन में अनुमान लगाता है कि यह एक वीर रैंक का योद्धा है, तो ये रैंक 7 की पिल के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रैंक 5 तक की पिल बनाने के लिए आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। जब जय अपने इन ख्यालों में डूबा हुआ था तब आसमान में दोनों योद्धा एक दूसरे को घूर रहे थे। ये माहौल शांत था, लेकिन ये उस तने हुए धागे की तरह था जो कि किसी भी समय पर टूट सकता है। इस शांति को तोड़ते हुए वह लड़की कहती है, तो तुम सिर्फ कीड़े नहीं हो, तुम्हारे पास तो पंख भी हैं, तो इसका मतलब हुआ था तुम एक उड़ने वाले कीड़े हो। उस लड़की की बात सुनकर वह सांप गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वहीं जय हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इस सांप की शक्ति उस लड़की से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वह लड़की इस सांप से इस तरह बात क्यों कर रही है। गॉडफादर मानो उसका सवाल पर लेते हैं और फिर कहते हैं, जय तुम सही सोच रहे हो, लेकिन योद्धाओं की ताकत किसी की कल्टीवेशन से नहीं नापी जाती। जैसे तुम भी तो अपने से पूरे एक लेवल ऊपर योद्धा से टक्कर ले सकते हो, उसी तरह योद्धा की शक्ति उसके युद्ध कौशल और उसकी शक्तियों की खतरनाक क्षमता से मापी जाती है। जिसके पास जितनी खतरनाक तकनीक होगी वह उतना ही ताकतवर साबित होगा। गॉडफादर के समझाने पर जय समझ जाता है कि वह किस जगह पर गलती कर रहा है। वहीं आसमान में वह सांप उस लड़की की गई टिप्पणी से गुस्सा हो जाता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, बदतमीज लड़की, तुमने इस राजा का अपमान किया है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। वह ये कहता है और सीधा अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में एक छड़ी प्रकट होती है जो कि किसी सांप की तरह दिख रही थी। वह छड़ी कई जगह से मुड़ी हुई थी और उसके अंत में एक हैंडल लगा हुआ था जहां से उस छड़ी को पकड़ा जाता है। वह छड़ी हाथ में आते ही वह सांप उसे एक झटका देता है और वह छड़ी बिल्कुल सीधी होकर एक तलवार में बदल जाती है। वह तलवार एक बहुत ही खतरनाक ऑरा छोड़ती है जिससे वह लड़की भी थोड़ी चकित हो जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं आने देती और अपनी बर्फ जैसी तलवार को अपनी एनर्जी देती है, जिससे वह भी एक नीली रोशनी से चमकने लगती है और एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। जय, जो कि यहाँ से करीब 1 की की दूरी पर था, उस एनर्जी को महसूस कर हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर वह उनके करीब होता और गॉडफादर की रक्षा में न होता तो वह तो केवल इसी एनर्जी से घायल हो गया होता। वह अब वीर रैंक की असली ताकत समझ गया था। वह किसी महाशक्ति रैंक के योद्धा की एनर्जी को बिना किसी परेशानी के सह सकता था, लेकिन यहाँ पर वीर रैंक का एक योद्धा केवल अपनी आभा से उसे चोट पहुँचाने की ताकत रखता है। वह अब आगे इस मुकाबले में और भी दिलचस्पी लेने लगा था। वह आसमान में अपनी नज़र घुमाता है, लेकिन वह इस बार अपने नजरिए से नहीं बल्कि गॉडफादर की नजरों से देखता है, जो कि इस वक्त एक वीर रैंक के योद्धा की बराबर ताकत रखते हैं। वहीं आसमान में वह सांप अपने सामने वाली लड़की की उस तलवार को देखकर हैरान हो जाता है। वह अब उस लड़की के प्रति और भी सावधान हो गया था और पहले जो अहंकार उसके मन में पनपा था वह भी अब कम हो गया था। वह अपनी एनर्जी को उस तलवार में डालता है जिससे वह तलवार लाल रंग की रोशनी से चमकने लगती है और फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। शुरुआत में वह केवल एक ही कदम रखता है, लेकिन अगले ही पहले वह उस लड़की के सामने पहुंच जाता है। उस लड़की के पास पहुंचने के बाद वह अपने हाथ में मौजूद तलवार को पूरी ताकत के साथ चला देता है, जिससे वह तलवार उस लड़की को आर पार कर जाती है, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि हवा को काटा हो। लेकिन ये बात पूरी तरह सच थी, उस तलवार ने हवा को ही काटा था, क्योंकि अगले ही पल वह कटी वह लड़की हवा में गायब हो जाती है और उस सांप से करीब 50 मीटर की दूरी पर प्रकट होती है। वह सांप भी इस चीज से ज्यादा हैरान नहीं होता। उसका सांप वाला रूप जो उसके सर के बिल्कुल पीछे मौजूद था उसके शरीर से अलग होता है और आगे बढ़ता है, वहीं वह हवा में गायब हो जाता है। वह लड़की इस वक्त हवा में जमीन की तरह खड़ी थी। तभी वह अपने पीछे उस तलवार को घुमा देती है। जहां पर उसकी तलवार लगने वाली थी वहां पर अचानक से एक आकृति प्रकट होती है जो कि उस लड़की के हमले को रोकती है। जब वे दोनों आकृतियां टकराती हैं तो एक ऊर्जा की तरंग निकलती है जो कि चारों दिशाओं में फैल जाती है। जब वह लड़की उस सांप के मानवीय शरीर से टकरा रही थी तभी उसका सांप वाला रूप उस लड़की के पीछे कहीं से प्रकट होता है और वह अपनी पूंछ से उस पर हमला कर देता है। ये हमला बहुत ही तेज था क्योंकि इसमें आसपास की एनर्जी का प्रतिकर्षण बल इस्तेमाल किया गया था। ये हमला भी उस लड़की की आकृति को पार कर जाता है, लेकिन फिर से उस लड़की को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वह सांप हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखें पैनी हो जाती है और वह और उसका सांप वाला रूप आपस में मिल जाता है। उनके ऐसा करने के ठीक बाद ही एक लात उसकी पीठ पर आकर लगती है और वह हवा में फिकता हुआ जाता है।
कुछ 100 मीटर की दूरी पर जाकर वह अपने आप को संभालता है, लेकिन तभी एक और दिशा से एक लात आती है और वह सीधा उस सांप के मुंह पर आकर लगती है, जिसकी वजह से उसका मुंह एक रबर की तरह पिचकता है और फिर वह फिकता हुआ दूर जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। वह उस चट्टान से टकराकर खुद को संभाल पाता कि उसके सामने से एक और पंच आता है जो कि सीधा उसके मुंह पर आकर पड़ता है और उसकी नाक और दांत आपस में मिल जाते हैं और वह उस चट्टान को तोड़ता हुआ पीछे वाली चट्टान से टकराता है। लेकिन वह यहीं पर नहीं रुकता, वह उस चट्टान को भी तोड़ता है और इसी तरह करीब 7 चट्टानों को तोड़ता हुआ 8वीं चट्टान पर जाकर रुकता है। वह लड़की उसी पहली वाली चट्टान के पास प्रकट होती है। वह उस सांप की दिशा में ही देख रही थी और उसकी आंखों में एक ताने वाले भाव थे। वह सांप जिन जिन चट्टानों टकराया था वे करीब 100 से 500 मीटर चौड़े और ऊंचे थे, लेकिन इस हमले के बाद उन सभी चट्टानों के बीचों बीचों एक 25 मीटर त्रिज्या का गोला बन जाता है। वहीं जब उस 8वीं चट्टान के आसपास से धूल हटती है तो वहां पर एक आकृति प्रकट होती है जिसका मुंह एक बगल से पिचका हुआ था और उसकी नाक और दांत बिल्कुल एक ही रेखा में थे। उसकी शक्ल देखकर जय को भी हंसी आने लगती है। वहीं वह सांप गुस्से में लाल हो रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। विंग स्नैक ट्राइब सबसे ज्यादा अपने सम्मान को मानते हैं और अपने इस सम्मान के लिए वे अपनी जान भी दे सकते हैं। उस लड़की ने अभी उसके चेहरे पर लात मारी थी जो कि उसके सम्मान के लिए एक बहुत ही बड़ी ठोकर थी। वह इस वक्त गुस्से से पागल हो गया था और यह सामने भी दिखाई देता है। उसके चारों ओर से लाल धुआं निकलने लगता है। उस धुएं को देखकर उस लड़की के भाव बदल जाते हैं और गॉडफादर के भी। गॉडफादर तुरंत कहते हैं, जय जल्दी चलो यहाँ से, यह सांप पागल हो गया है। ये सुनकर जय पूछता है, वो कैसे गॉडफादर? उसका जवाब देने की बजाय गॉडफादर जय के शरीर को कंट्रोल करते हैं और उसे उस जगह से दूर ले जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में जय गॉडफादर को अपनी एनर्जी को खर्च करने से रोक देता है और खुद ही तेजी से उस जगह से जाने लगता है। वे अपने पहले वाले दिशा में जाना चाहते थे, लेकिन उस धुएं ने पहले उसी जगह को अपनी चपेट में लिया था, जिस वजह से वे अपनी दिशा बदलकर दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। रास्ते में गॉडफादर जय से कहते हैं, विंग्स पायथन एक बहुत ही खतरनाक और क्षारक जहर के साथ पैदा होते हैं जो किसी भी चीज को गला सकता है, यहाँ तक कि जीवन ऊर्जा को भी। जय ये सुनकर हैरान रह जाता है। वह फिर कंफ्यूज होकर गॉडफादर से पूछता है, तो फिर उसने पहले उस ऊर्जा को उपयोग क्यों नहीं किया? अगर वह ऐसा करता तो ये लड़ाई इतनी देर तक चलती ही नहीं। जय के इस सवाल पर गॉडफादर कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यह जहर उन्हें जिंदगी में केवल एक ही बार मिलता है और अगर उन्होंने इस जहर का उपयोग कर लिया तो वे आगे कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते और उनका जीवन बल भी करीब 50 से 60 साल तक कम हो जाता है। उन्हें इस जहर को उपयोग करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर उस लड़की ने उस सांप के चेहरे पर वार न किया होता और उसके सम्मान को ठोकर न मारी होती तो वह कभी भी इस जहर का प्रयोग नहीं करता। ये सुनकर जय भी हैरान रह जाता है। सच में इतनी बड़ी कीमत पर किसी शक्ति का इस्तेमाल, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह पूछता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सांप इतना गुस्सा था कि वह उस जहर का इस्तेमाल करे। तुम्हारी नज़र सच में तेज है जय। हाँ, वह जहर उसका नहीं था बल्कि उसकी ट्राइब का था। अक्सर इस तरह की ट्राइब अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं या फिर अपने चहेतों को इस जहर की शक्ति का यंत्र दे देते हैं जो कि उनकी जिंदगी बचाने के लिए काम दे सकती हैं। वह सांप अपनी ट्राइब में किसी खास स्तर पर होगा इस वजह से। ओहो, तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।